हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल, जो कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार की एक शानदार पहल है ताकि आपको विभिन्न राज्य स्तरीय और नेशनल लेवल ऑल इंडिया लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं मुख्य मुख्य उनकी तैयारी करवाई जा सके और उनमें आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टिप्स आपको दी जा सके ताकि आपके उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। मैं डॉक्टर काकुली चौधरी गवर्नमेंट कॉलेज बीबी रानी से नेट जेआरएफ केमिस्ट्री में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से किया जाता है आज मैं वो बताऊंगी। एमसीक्यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, स्टूडेंट्स हिचकते हैं, लेकिन आज के सेशन से मुझे उम्मीद है आपको ये पता लगेगा कि ये तो बहुत इजीली और लॉजिकली किया जा सकता है और खूब खूब सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास कुछ डेटा अगर हो तो उसकी सहायता से हम एमसीक्यूज़ को आसानी से नेट जेआरएफ में भी सॉल्व कर सकते हैं। तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर, और स्क्रीन पे जो आपको डेटा दिए जा रहे हैं उनको नोट करते जाइएगा वीडियो को पॉज करते हुए, ताकि जब हम एमसीक्यूज सॉल्व करें तब आपके पास पूरी डेटा हो और हो सकता है कि आप मुझसे पहले ही सॉल्व कर लें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो क्रियात्मक समूह हैं उनकी पहचान की जाती है। हमें मालूम है कि सभी प्रकार के जो बंध होते हैं, जैसे कार्बोनाइल बॉन्ड, जैसे COH इत्यादि, जैसे NH2, इस तरह के अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं। उनके बंध अलग अलग होते हैं और उसके उनकी ऊर्जाएं अलग होती हैं, और साथ ही उनके कंपन यानी वाइब्रेशन भी अलग अलग होते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो है CO स्ट्रेचिंग। तो CO स्ट्रेचिंग को हम नोट कर लें। एलिफैटिक कीटोन की जो CO स्ट्रेचिंग होगी वो 1720 से लेके 1708 सेंटीमीटर इनवर्स पर वो पीक देता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पीक है जिससे हम यौगिक की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा एरोमेटिक कीटोन में एक तरफ एरोमेटिक रिंग लगा हुआ होता है और दूसरी तरफ जो है एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एलिफेटिक कीटोन की तुलना में एरोमेटिक कीटोन की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम है। इसके अलावा यदि दोनों तरफ ही कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग हो तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और घट जाती है। यानी जैसे जैसे कॉन्जुगेशन या संयुग्मन बढ़ता जाता है वैसे वैसे संकेत जो आईआर में है वो लोअर फ्रीक्वेंसी या कम फ्रीक्वेंसी या कम वेव नंबर की ओर खिसक जाता है या डिस्प्ले हो जाता है। साइक्लिक कीटोन यदि चक्रीय या वलय में कीटो ग्रुप हो तो CO की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग रिंग साइज। यानी वलय की जो साइज़ है, उसका जो आकार है, जैसे जैसे वो घटता जाएगा CO की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है, अवशोषण फ्रीक्वेंसी है, वो उसका मान बढ़ता जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है ताकि कंपैरेटिव अगर कोई क्वेश्चन आता है, तुलनात्मक क्वेश्चन आता है, एक 6 सदस्यीय वलय, 7 सदस्यीय वलय, 5 सदस्यीय वलय, तो हम ये जान सकते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। बस इतनी सी बात है। उसके बाद देख रहे हैं एलिफेटिक एस्टर। एलिफेटिक एस्टर जैसे COOR, उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी C डबल बॉन्ड O का 1750 से लेकर 1735 सेंटीमीटर इनवर्स तक है। और अगर वो एरोमेटिक हो जाए, आप देखें यहाँ पर कि ये R की जगह यहाँ पर AR लगा है, यानी एरोमेटिक रिंग लगा है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि वैल्यू यहाँ से यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है, यानी कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के साथ साथ वैल्यू में घटाव आता है, डिक्रीज़ आती है, और इसको नोट कीजिएगा। एनहाइड्राइड्स जो होते हैं वो 2 बैंड्स दिखाते हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो 1800 के ऊपर 1830 से लेकर 1800 सेंटीमीटर में एक बैंड आती है अवशोष आईआर में, और दूसरा जो बैंड है वो 1775 से लेकर 1740 सेंटीमीटर के बीच में एनहाइड्राइड प्रदर्शित करता है। एनहाइड्राइड की दूसरों से अलग इस तरह से पहचान हो सकती है कि इतने हाई जो 1830 और 1800 के बीच में
दूसरे जो कॉमन कार्बोनाइल कंपाउंड है जैसे कि कीटोन्स हैं, एस्टर हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये इतने हाई पे ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाते। फिर हम एक और चीज़ देखिए कि कॉन्जुगेशन मूव्स द एब्जॉर्प्शन टू लोअर फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ हमने पहले भी देख ली थी। जैसे जैसे संयुग्मन बढ़ता है वैसे वैसे आईआर फ्रीक्वेंसी, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है, वो उसका मान घटता जाता है। और रिंग का वलय का तनाव अगर बढ़ रहा है तो यानी छोटे आकार का वलय हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी का मान जो है वो बढ़ता जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक सी डबल बॉन्ड जो है वो 1730 से लेके 1700 सेंटीमीटर पे आता है और सी ओ स्ट्रेचिंग जो है वो 1320 से लेके 1210 के बीच में सी सिंगल बॉन्ड ओ वाली जो स्ट्रेचिंग है वो वहाँ आती है। तो ये कुछ डेटा है आईआर फ्रीक्वेंसी के बारे में। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज़। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं मास फ्रेगमेंटेशन, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, और इसके बारे में कुछ नोट्स हम करेंगे। देखिए, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वह शब्द ही अपने आप में गलत है, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी मॉलिक्यूल का किसी भी लाइट वेव के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। यानी मैटर जो है उसके ऊपर लाइट आपतित नहीं होती, फॉल नहीं करता, और कोई लाइट का एब्जॉर्प्शन या इमिशन, अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता। इसमें जो मॉलिक्यूल होता है उसको इलेक्ट्रॉन के रेज़ के द्वारा हम बॉम्बार्ड करते हैं, और जिससे कि ये जो मॉलिक्यूल होता है उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और ये टुकड़े किस प्रकार के हैं, कितने मास के हैं, वो निर्भर करता है जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, सैंपल मॉलिक्यूल था, वो किस प्रकार का है। क्या वो अल्कोहल है, क्या वो एमीन है, क्या वो एस्टर है, क्या एल्डिहाइड है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टुकड़े उसके बनकर निकलेंगे, और उन टुकड़ों की सहायता से, उन पीसेस की सहायता से, उन फ्रैगमेंट की सहायता से हम कंपाउंड या जो अज्ञात यौगिक है या सैंपल है उसकी पहचान करते हैं। इसीलिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है किसी भी मॉलिक्यूल का लाइट के साथ इंटरैक्शन, एब्जॉर्प्शन हो जाए लाइट का, और फिर उसके बाद उस एमिशन हो जाए, यानी अवशोषण हो जाए, फिर उत्सर्जन हो जाए। लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं होती है। जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं मॉलिक्यूल के मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक दूसरे से अलग कर लिया जाता है, और कौन सा टुकड़ा, कौन सा पीस या कौन सा फ्रैगमेंट कितनी मात्रा में बना, उसी के हिसाब से उसकी सिग्नल की तीव्रता होती है। यहाँ पे एक बात और जान लीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा मास पे जो सिग्नल आएगा वो मास मॉलिक्यूलर आयन पीक कहलाता है, और जिस सिग्नल की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है उसको बेस पीक कहा जाता है। उसको बेस पीक कहा जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर पीक और बेस पीक एक ही हो। आम तौर पर मॉलिक्यूलर पीक और बेस पीक अलग अलग होते हैं, और बेस पीक की जो वैल्यू होती है वो मॉलिक्यूलर पीक से अक्सर कम ही होती है। हमेशा ही कम होती है, मतलब जो बेस पीक है और मॉलिक्यूलर पीक अक्सर एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नोट कर रहे हैं एरोमेटिक्स के बारे में। एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एम प्लस मॉलिक्यूलर आयन पीक प्रदर्शित करते हैं। अल्कोहल जो है वो वीक मॉलिक्यूलर आयन पीक प्रदर्शित करते हैं, परंतु उसका जो एक अभिलाक्षणिक गुण है वो है M-18, यानी 18, यानी वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होना, वाटर मॉलिक्यूल को खो देना, उस पर एक पीक आएगा। यानी जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उससे वाटर का जो वेट है वो हटा दीजिए, तो एक पीक बनेगी, वहाँ पर एक सिग्नल आएगा। इसके अलावा अल्कोहल में लॉस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स के द्वारा, यानी अल्कोहल ग्रुप को खोने के बाद जो मॉलिक्यूलर वेट बचेगा उसकी पीक आएगी। फिनॉल में मॉलिक्यूलर आयन पीक
स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है अल्कोहल की तुलना में। इसके अलावा वो M-1, M-28, M-28 यानी लॉस ऑफ CO और M-29 यानी लॉस ऑफ CHO पर ये पीक्स देते हैं। इसी तरह से नोट कीजिए एल्डिहाइड्स के पीक्स को भी। और यहाँ पर देखिए कि M-29 पे एक पीक आता है CHO पे, और M/Z 29 पे भी एक पीक आएगा। इसके अलावा -43 पे पीक आ रहा है और 44 पे भी पीक आ रहा है। और वही सिस्टम जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी आप देखेंगे। एस्टर में देखिए कि मिथाइल एस्टर अगर है तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि M-31 पे एक पीक आएगी। M-31 पे पीक इसलिए आएगी क्योंकि वो OCH3 के टुकड़े के खो देने पर, लॉस होने पर वो पीक आती है। और देखिए M/Z मतलब मॉलिकुलर आयन जो है M/Z जिसकी वैल्यू है 59 यानी COOCH3, उस पर भी मिथाइल एस्टर के केस में एक पीक आएगी। ये अभिलाक्षणिक पीक्स हैं और इनके होने पर ही आप मिथाइल एस्टर की पहचान आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से हायर एस्टर यानी हायर एस्टर का मतलब है कि COOCH3 से जो ऊपर है, यानी ये जो अल्काइल ग्रुप है इसमें CH3 की जगह ये C2H5 हो या C3 की श्रृंखला हो, C4 की श्रृंखला हो, तो उनको हम हायर एस्टर कहेंगे। यानी कम से कम एक CH2 ज़्यादा हो CH3 से, यानी C2H5 हो। ऐसे एस्टर्स को हायर एस्टर कहा जाता है। और ये वीक मॉलिक्यूलर आयन पीक दिखाएंगे और M-45 पर ये एक पीक ज़रूर दिखाएंगे। आप बताइए M-45 है क्या? देखिए इससे जस्ट ऊपर वाली लाइन में 31 लिखा हुआ है और नीचे वाली लाइन में 45 लिखा हुआ है। 31 इस 31 यानी OCH3, इस 31 पे अगर आपने 14 जोड़ दिया तो टोटल क्या आएगा? दैट विल बी 45। और ये 14 क्या है? 14 है CH2। यानी OCH3 की जगह अगर OCH2CH3 हो यानी हायर एस्टर, तो सबसे पहला पीक M-45 पे एक ज़रूर आएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से एक CH2 और जोड़ दो यानी OCH2CH2CH3। अगर इस तरह का लॉस हो M-49 पे एंड सो ऑन। देखिए 49 पे पीक आएगी और एंड सो ऑन। इसमें देखिए कि लॉस ऑफ 73, लॉस ऑफ OR आगे इस तरह से होते चले जाएंगे। इसके अलावा देखिए कि जो COOR का जो लॉस होता है वो भी पकड़ में आ जाता है हायर एस्टर के अंदर। और उस COOR यानी R जो भी वैल्यू हो CH3 से ऊपर, यानी C2H5 C3H7 जो भी हो, वो जो पीस है वो भी फ्रैगमेंटेशन में टूट के बाहर निकल आता है हायर एस्टर के केस में, जिससे कि हम जो दिया हुआ एस्टर है उसकी पहचान बखूबी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमाइड के बारे में। एमाइड में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि 44 पे कोई पीक आ रही है कि नहीं। और अगर एरोमेटिक एमाइड है तो उसमें C6H5 यानी 77 पे भी एक पीक आ सकती है, आएगी ना, आ नहीं सकती, आएगी। और साथ ही में पीक आएगा 105 पे C6H5CO पर के लिए। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा है जो आपके पास होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि देखिए पूरे मास में इतनी सी डेटा अपने पास है, पूरे IR में इतनी सी डेटा है, उसके बावजूद भी हम कितने आसानी से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। NMR की बात करते हैं। नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करते हुए डिटेल्स को नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टिप्स को नोट कीजिएगा। आप देखेंगे कि सारी की सारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है सारी याद करने की, समझने की या सारी जानने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रख लें, सॉल्व कर सकते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR दो तरह के पूछे जाते हैं।
आमतौर पे एक तो 13C NMR पूछा जाता है और एक 1H NMR पूछा जाता है। ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस हैं, इसलिए बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में ये इंटरैक्ट कर जाते हैं और अलग अलग जो सिग्नल प्रदान करते हैं। देखिए 1H NMR हो चाहे वो 13C NMR हो, उसके संकेत कितने आएंगे ये एक बड़ा सवाल है। मतलब ये एक आम सवाल है, बड़ा तो नहीं, आम सवाल है और वो पूछा भी जाता है। देखिए जितने अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन किसी एक यौगिक में होंगे उतने एनएमआर संकेत आएंगे। ठीक उसी प्रकार से जितने अलग अलग प्रकार के 13C होंगे, जितने अलग अलग प्रकार के 13C तो नहीं कहना चाहिए, जितने अलग अलग प्रकार के कार्बन एटम होंगे उतने ही 13C में संकेत आएंगे। तो एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन से कैसे अलग होता है वो आपको मालूम है। वो ये कि वो केमिकली एक दूसरे से अलग हो सकता है रासायनिक रूप से। रासायनिक रूप से जैसे OH अगर हमने लिया और हमने एक CH3, ये दोनों चीज़ें हमने ग्रुप्स ली, तो हमें एकदम से क्लियर है कि OH जो है ये अल्कोहलिक OH होगा, ये एल्काइल OH है। इन दोनों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे के समान नहीं हैं, तो इसलिए OH का प्रोटॉन जो है वो अलग सिग्नल देगा, CH3 का अलग देगा, CH2 का अलग देगा, इसी तरह से NH2 का प्रोटॉन अलग देगा। तो ये अलग अलग प्रकार के जो हाइड्रोजन हैं वो अलग अलग सिग्नल देंगे। ये एक दूसरे से रासायनिक रूप से अलग हैं और इतना लंबा केमिस्ट्री जब आप पढ़ चुके हैं आपको मालूम है कि इस तरह के जो क्रियात्मक समूह हैं और इस तरह के ग्रुप्स जो हैं उनकी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग होती हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। जैसे वो उनके आसपास का त्रिविम रसायन क्या है, यानी स्पेस में उनकी स्थिति दूसरे समूहों की तुलना में कैसी है। यदि कोई दो हाइड्रोजन या दो क्रियात्मक समूह जो एक जैसे हैं, से फॉर एग्जांपल कि एक CH3 है एक और CH3 है, ये दोनों के दोनों एकदम 100% एक जैसे वातावरण में स्थित हैं, तो ये दोनों एक ही सिग्नल देंगे क्योंकि ये सारे प्रोटॉन एक माने जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक CH3 जो है वो CH2 से बंधा हुआ है और दूसरा CH3 जो है वो CH से बंधा हुआ है, तो इनके पड़ोसी अलग हो गए, इनके त्रिविम रसायन अलग हो गया, इनके आसपास का इलेक्ट्रॉन का घनत्व अलग हो गया और ये एक दूसरे से अलग माने जाएंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक CH3 है और दूसरा भी CH3 है, मैंने CH3 का एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको इसीलिए समझ में आ जाए, और एक जो है मान लीजिए डबल बॉन्ड है और C डबल बॉन्ड C में एक CH3, दोनों CH3 इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं और यहाँ देखिए कि यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है। तो आप इस मॉलिक्यूल को देखें कि ये वाला भी CH3 उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये उसी कार्बन से एक और CH3 जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो CH3 है वो OH के सिस और पास दोनों है और ये CH3 हाइड्रोजन के सिस और हाइड्रोजन के पास दोनों। तो उसका मतलब इसके आसपास का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री इसके आसपास के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री से अलग हो गए। तो ऐसी स्थिति में ये CH3 और ये CH3 अलग अलग सिग्नल NMR संकेत देंगे क्योंकि इनके हाइड्रोजन अब एक जैसे स्टीरियो केमिकल परिवेश में, स्टीरियो केमिकल वातावरण में, स्टीरियो केमिकल एनवायरनमेंट में त्रिविम रसायन इनका एक जैसा नहीं रह गया। इसी तरह से अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन न्यूक्लियस है, बेंजीन न्यूक्लियस में यहाँ एक CH3 है और यहाँ एक CH3 है। इस पूरे मॉलिक्यूल को देखिए देखिए आप ये कह सकते हैं यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ तो कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये ऐसे नहीं होता है। बेंजीन न्यूक्लियस में अगर ये तीनों डबल बॉन्ड दिखाए हुए हैं और इस तरह से दो सब्स्टिट्यूएंट्स दिखाए हुए हैं, तो हमें मालूम है जो अंदर वाले जो तीनों बॉन्ड्स हैं वो रेजोनेट करते हैं
और ये अलग अलग अपनी जगह पे लोकलाइज्ड या स्थिर नहीं होते। ऐसी स्थिति में बेंजीन रिंग के सभी जो ये बॉन्ड्स हैं ये डीलोकलाइज्ड माने जाएंगे, और इसको हम ऐसे जो दिखाते हैं कि पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पूरे वलय में विस्थापित हैं, वो मान के चलेंगे। और अगर ये और ये सब्स्टिट्यूएंट एक जैसा है, तो अगर हम एक यहाँ से मिरर डाल दें, एक शीशा यहाँ रख दें, तो एक हिस्सा जो मॉलिक्यूल का होगा वो दूसरे हिस्से के बराबर होगा, प्रतिबिंब रूप होगा, यानी एक सममित मॉलिक्यूल होगा। तो ऐसे में भी ये ग्रुप इस ग्रुप के बराबर होगा। और यहाँ से ऐसे भी अगर आप देखें तो ये वाला ग्रुप इस ग्रुप के बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। आप देखें कि इसमें जो सिग्नल हैं पैरा होने के बावजूद भी बहुत कम संकेत इसके अंदर आएंगे, ना कि 6-7 संकेत या 7-8 संकेत इसके अंदर आएंगे। इसी प्रकार से हम जो है अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हम संकेतों की संख्या निकाल के देख सकते हैं। और ध्यान रखना है हमको उसकी सिमेट्री का। अगर सिमेट्रिक कंपाउंड है तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर है, और संकेतों की संख्या उसी अनुसार होगी, और हाइड्रोजन की प्रकार उसी हिसाब से जाने जाएंगे। एक और चीज़ आती है कि पीक हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये भी डेटा क्वेश्चन के साथ ही डाल दिया जाता है। आप देखेंगे 2H 3H करके लिखा हुआ होता है, यानी कोई संकेत 2 हाइड्रोजन के द्वारा दिया गया, 3 हाइड्रोजन के द्वारा दिया गया, इस तरह से भी लिखा जाता है। और संकेतों की तीव्रता उतनी ही होगी जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा देखिए कई बार संकेत इस तरह से हम उम्मीद करते हैं या ऐसे उम्मीद करते हैं, उसकी जगह हम देखते हैं कि डबल हो गया, या फिर हमने कई बार देखा कि वो ट्रिपल हो गया, इस तरह से। और जो सिंगल वाला संकेत होता है उस एकक, उसे सिंगलेट कहते हैं। जो द्विक होता है डबलेट कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। तो जो सिग्नल है एनएमआर संकेत है डेल वैल्यूज़ के साथ एस, देन डी, टी, क्यू, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो ये जो एस है वो सिंगलेट यानी एकक के लिए, डी डबलेट के लिए, टी ट्रिपलेट के लिए, और क्यू क्वार्टेट के लिए होता है। अब आप देखिए कि ऐसा क्यों होता है कि एनएमआर संकेत विपाटित हो जाते हैं। देखिए नेबरिंग एटम में, नेबरिंग कार्बन पर, जैसे फॉर एग्जांपल एक कार्बन है और एक दूसरा कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो कि एनएमआर संकेत देगा। और इस वाले जो सपोज़ इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है, और आप देखिए कि हम इसके संकेत की सपोज़ बात कर रहे हैं, इसके सपोज़ संकेत की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ इस चीज़ को। देखिए चलिए हम अगर इसके संकेत की बात करते हैं, तो इसके संकेत की अगर हम बात करें तो इसका निकटवर्ती कार्बन एक ये है और एक ये है। निकटवर्ती कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ तो कोई भी नहीं है, 0, और यहाँ पर 1 है। तो इसका जो संकेत होगा वो n+1, n है पड़ोसी, पड़ोसी एटम पर, निकटवर्ती एटम पर प्रोटॉन की संख्या। तो n यहाँ पर 1 है क्योंकि एक ही निकटवर्ती पड़ोसी है उसका। तो n+1 यानी 1+1 यानी 2। तो ये जो हाइड्रोजन है वो डबलेट देगा। आपका भी जो मत होता है आपके पड़ोसी के साथ जब आप मिलते हैं, बात करते हैं, उसके साथ ही थोड़ा मतांतर या सोचने की दिशा डबल हो जाती है जब आपका पड़ोसी भी आपसे कोई बात करता है। ठीक उसी तरह से इसी चीज़ को आप लगाइए, इसी लॉजिक को, कि जितने ज़्यादा पड़ोसियों से आप मिलेंगे तो उतने ज़्यादा मतांतर आपको या उतने ज़्यादा अलग सोचने की दिशाएं आपको वो देंगे। तो एक तो आपका अपना सोच और एक साथियों का सोच, तो कुल सोचों की संख्या हो जाएगी n+1। मतलब आप खुद जितने नेबर जितने हैं वो n, निकटवर्ती लोग जितने हैं उनको n, और आपका खुद का 1, सब मिला के जो टोटल है वो संख्या सोच की होगी। ठीक उसी तरह से संकेतों की संख्या भी जितने नेबर हैं
उनको जोड़कर और अपने लिए एक जोड़कर वो निकाला जाता है। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो दूसरा आप देखते हैं कि देखिए ये अगर हाइड्रोजन अगर है, उसकी संख्या, उसकी जो संकेत है वो कितनों में विभाजित होगी, आइए देखते हैं। ये जो हाइड्रोजन है उसके एक साइड में एक हाइड्रोजन, उसके निकटवर्ती कार्बन पर एक हाइड्रोजन और दूसरी तरफ 3 हाइड्रोजन है, तो वो आएगा इस फार्मूले से n+1 और n'+1। तो यहाँ होगा n+1 यानी 3 + 1 4 और इधर हो जाएगा n क्या है 1, तो 2 यानी 1+1 2, तो 4 × 2 8। तो इसका जो संकेत है वो 8 संकेतों में विभाजित हो जाएगा, एक गुच्छा सा मल्टीप्लेट का आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है हम ये पता कर सकते हैं कि एक बहुत सा गुच्छा सा है तो वो इस प्रोटॉन के लिए ही होगा, और अगर एक डबलेट है तो वो इस प्रोटॉन के लिए होगा। तो संकेतों के जो विपाटन होते हैं, विपाटित संकेत जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि निकटवर्ती कार्बन पर कितने हाइड्रोजन थे। यानी कोई भी अगर प्रोटॉन अगर एक डबलेट प्रदान करता है तो उसका मतलब है उसके निकटवर्ती कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। अगर कोई प्रोटॉन जो है वो ट्रिपलेट प्रदान करता है, यानी 3 संकेतों में उसका संकेत बंट जाता है, उसका मतलब उसके साथ वाले कार्बन पर CH2 था। इस तरह से हम ये चीज़ पता कर सकते हैं रिवर्स काउंटिंग करके कि जितने भी जैसे अगर सिंगलेट है, एकक है, तो उसका मतलब निकटवर्ती एक से कम 0, निकटवर्ती कार्बन पर 0 कार्बन, कोई कार्बन नहीं है। डबलेट है, 2 में बट गया, निकटवर्ती कार्बन पर 2 से 1 माइनस किया यानी 1 कार्बन था। ट्रिपलेट है, 3 में संख्या वो संकेत बिखर गई, टूट गई, 3 में विभक्त हो गई, तो ट्रिपलेट आया, तो यानी निकटवर्ती कार्बन पर 2 हाइड्रोजन थे। तो जितने भी मल्टीप्लेट के सिग्नल्स की संख्या होगी उससे एक कम नेबर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आती है बात पास्कल्स ट्रायंगल की। देखिए पास्कल्स ट्रायंगल के द्वारा हम जो पीक्स, मल्टीप्लेट के पीक्स के जो तीव्रता है आपस में, उसकी हम इंटेंसिटी को कैलकुलेट, उसकी तीव्रता को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंगलेट में एक ही होगा तो उसका 100% उसी का है तीव्रता। डबलेट में दोनों बराबर होंगे। ट्रिपलेट में जो बीच वाली संख्या होगी वो डबल होगी साइड वाले दोनों के। क्वार्टेट में 1:1:3:3:1 के तीव्रता में वो चारों सिग्नल टूट जाएगी या मल्टीप्लेट में बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। और पास्कल्स ट्रायंगल निकालना भी बहुत आसान है। देखिए सिंगलेट के लिए 1 लिख दीजिए, साइड साइड में सारे आप 1 लिखते चले जाइए, और जो बीच की संख्या है, देखिए ये डबलेट के लिए 1 लगाया उसका, यानी दोनों जो सिग्नल हैं वो बराबर साइज़ के होंगे। और ट्रिपलेट के लिए इन दोनों 1 को प्लस कीजिए तो ये 2 आ जाएगा, फिर 1 और 2 को प्लस कीजिए, ये 3 आ जाएगा। तो अपने से ऊपर दाएं और बाएं, यानी 1 1 1, यहाँ 1 1 लिखिए, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 2 आ जाता है। फिर यहाँ 1 लिखिए, 1 और 2 को जोड़ें तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो अपने से ऊपर वाले लाइन में दाएं और बाएं जो दोनों संख्या हैं उनको जोड़ते चले जाएंगे तो आपको पास्कल ट्रायंगल मिलेगा, और ये देता है इंटेंसिटी ऑफ मल्टीप्लेट के बारे में जानकारी। आमतौर पर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये जनरल नॉलेज की बात आपको बता दी। यहाँ अब इस चीज़ को नोट कीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप नोट कीजिएगा मल्टीप्लिसिटी वाले फार्मूले को, और आप नोट कीजिए ये जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ दी हुई हैं कि किस पोजीशन पर कौन सा संकेत आएगा, वो आप नोट कर लीजिए। देखिए एनएमआर में डेल के अनुसार जो है वैल्यूज़ आती हैं, पोजीशन ऑफ सिग्नल दी जाती है, और डेल का मान चाहे कैसा भी इंस्ट्रूमेंट लिया हो सबके लिए
बराबर डेल का वैल्यू आता है। देखिए CH3 प्रोटॉन कहाँ से शुरू कीजिएगा, 0.9 से 1.0 डेल में आता है। इसी तरह से CH2 और उससे ज़्यादा CH3 के डेल वैल्यूज़ होते हैं। एमीन जो होते हैं 1 से, एमीन जो प्रोटॉन होते हैं 1 से लेके 3 रेंज में डेल की वैल्यूज़ बताते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ईथर में का रेंज काफ़ी ज़्यादा है। फिर आप देख सकते हैं एस्टर का 3.7 से 3.9 ये है। RCONHR एमाइड्स जो हैं वो 5 से 9 की रेंज के अंदर आते हैं। एरोमेटिक, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। सबसे ऊपर वाली लाइन और ये एरोमेटिक वाली लाइन ARH, एरोमेटिक प्रोटॉन जो है 6 से लेके 8.7 तक या 6 से लेके 8.5 8.7 के बीच में रेंज आता है। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड का इम्पॉर्टेंट है, 10 से ऊपर इसका वैल्यू आता है। और आप देख सकते हैं कि OH जो प्रोटॉन है वो 9.5 से लेके 10 के बीच में आता है। कुछ इसमें वेरिएबल आपको दिख रहा है कि भाई ये रेंज क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो रेंज है वो सॉल्वेंट की वजह से आ सकती है। ये रेंज सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापित की वजह से आ सकती है। तो फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही पढ़ लेते हैं और इसी जानकारी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। 13C का देख लीजिए। 13C के लिए नोट कीजिएगा। आपको अभी 13C का भी बता दिया था कि अलग अलग जैसे 1H होते हैं वैसे ही अलग अलग 13C स्पेक्ट्रम में अलग अलग जो प्रकार के कार्बन होते हैं वो अलग स्थान पर अपना अवशोषण दिखाते हैं। सबसे पहले जो CH3 कार्बन है, CH2 कार्बन है, इनके आप नोट कर लीजिए। और इसी तरह से देखिए R3CH, इनके जो रेंजेस हैं वो नोट कर लीजिए। आप देखेंगे कि ये रेंजेस काफ़ी हाई हैं और ये 10 से ऊपर से लेकर 200-300 तक के इनके वैल्यूज़ आते हैं। जबकि 1H NMR में अक्सर 1 से लेके 14-15 तक ही वैल्यूज़ या तक आते हैं। एट द मोस्ट 13-14 तक आ जाते हैं। जबकि जो 13C NMR है उसमें 10 से लेके 300 के बीच में वैल्यूज़ डेल के आते हैं। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि एरोमेटिक रिंग की जो एब्जॉर्प्शन या एरोमेटिक रिंग का जो पीक सिग्नल के जो रेंज है वो 125 से लेकर 150 तक के डेल वैल्यू के बीच में है। एसिड और एस्टर में CO जो बॉन्ड है उसका जो कार्बन है उसका संकेत 13C NMR में 160 से लेके 185 डेल वैल्यू तक आता है। अगर एल्डिहाइड का कार्बन हो 190 से 200 डेल के बीच में आता है। कीटोन है तो 205 से लेके 220 के बीच में। ये चीज़ें याद रखनी है, ये याद रखनी है। इसी तरह से अगर CH2O है तो वो जो कार्बन है वो 50 से लेके 90 के बीच में आता है। C+C जो है वो 100 से लेके 150 डेल के बीच में आता है। तो ये सारे कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो काइंडली नोट कर लीजिए आप, ताकि हम अब जब सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करते हुए नोट कीजिएगा, ताकि जब हम सॉल्व करेंगे आपके पास हैंडी हो सारा जो डेटा है। इस जानकारी के साथ आइए हम करते हैं पहला एग्ज़ाम्पल जो नेट में आया हुआ है। नेट का एग्ज़ाम्पल सीधे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। देखिए बहुत इजी एग्ज़ाम्पल है ये। पूछा है कि निम्नलिखित यौगिक के प्रोटॉन अयुग्मित 13C NMR स्पेक्ट्रम में प्रेक्षित सिग्नलों की संख्या है 5, 10, 6 और 13। तो इसमें से देखिए इस अगर मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो ये जो इस मॉलिक्यूल में जो ये रिंग है वो आपके ये जिस स्क्रीन पे आप इसको देख रहे हैं उस स्क्रीन पर स्थित है। उसी तरह से ये जो रिंग है वो इसके जो डार्क पोर्शन है, गहरा या मोटा लाइन जो है वो उभर के आपकी तरफ आ रहा है। और जो ये पतले लाइंस हैं वो जिस तल पे जिस प्लेन पे आप देख रहे हैं उससे नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए ये देखिए डॉटेड लाइन से यानी आपसे काफ़ी दूर जा रहा है। ये जो दोनों रिंग्स हैं, एक ये एरोमेटिक रिंग और ये एक बेंजीन रिंग, ये दोनों बेंजीन रिंग इनमें देखिए ये 4 मिथाइल ग्रुप हैं।
अगर ध्यान से देखें केमिकली एक जैसे हैं। वो कैसे कि देखिए ऑर्थो, ये दोनों एक दूसरे से सी बॉन्ड से बंधे हुए हैं। ऑर्थो पे मिथाइल, ऑर्थो पे मिथाइल, ऑर्थो पे मिथाइल, ऑर्थो पे मिथाइल। ठीक, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क आपको ये लगता होगा कि ये जिस तल पे है उसके 90 डिग्री तल पर दूसरा रिंग है, दूसरी वलय है। तो यदि आप इस वाले वलय को अपने अंगूठे और उंगली से पकड़ लें और 90 डिग्री इसको घुमाएं, 90 डिग्री घुमाएं, तो जो स्थिति आएगी वो ये होगी। इसको 90 डिग्री घुमाएं चाबी की तरह, अगर 90 डिग्री घुमाएं तो फिर स्थिति ये आएगी। और ये जो पोर्शन है वो ये है, उभर के आपकी तरफ आ जाएगा। और जो ये वाला पोर्शन है वो आपसे दूर इस प्रकार से चला जाएगा। और आप देखेंगे कि अब इस मॉलिक्यूल की स्थिति ये हो गई। उसका मतलब ये है कि जो पहले यहाँ थी उसकी उल्टी स्थिति यहाँ हो गई, यानी ये और ये एक ही है। हमने ना कोई बॉन्ड तोड़ा, ना इसमें से और कोई चेंज किया, सिर्फ रोटेट किया, सिर्फ घूर्णित किया, इसको घुमाया 90 डिग्री पर। उसका अर्थ ये है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा एक समान है। एक तो ये है पहली बात। दूसरी बात है कि इसके बीच में से अगर हम लाइन खींच दें या इसके बीच में से अगर हम दर्पण रख दें, मिरर रख दें, तो हम पाएंगे कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से का प्रतिबिंब रूप है, यानी ये एक सिमेट्रिकल सममित मॉलिक्यूल है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम मार्क करते हैं कितने प्रकार के इसके में अंदर 13C, यानी कितने प्रकार के कार्बन इसके अंदर हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रोटॉन अयुग्मित, यानी हर कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोजन है, जैसे कि ये CH3 है तो इसमें 3 हाइड्रोजन्स होंगे, यहाँ CH है तो इसमें 1 हाइड्रोजन होगा। तो इन सब बातों को आपको दरकिनार करना है कि प्रोटॉन इसके साथ अयुग्मित है, प्रोटॉन के साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, डीकपल कर रखा है उसको। तो इसलिए प्रोटॉन इंटरफेयर नहीं करेगा। अपने को सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चिंता करनी है। देखिए ये जो 1 और 1 लिखा हुआ है, दोनों कार्बन एक जैसे हैं। 2 और 2 पे जो ऑर्थो कार्बन है, ये चारों के चारों ऑर्थो कार्बन एक जैसे हैं, क्योंकि उनकी केमिकल स्थिति और उनकी त्रिविम रसायन भी एक जैसी है। इसी तरह से 3 जो है वो मिथाइल ग्रुप के लिए जो ऑर्थो पोजिशन पर है। चौथा ये इस कार्बन के हिसाब से मेटा पे ये दोनों हैं और ये दोनों मेटा पे हैं। और क्योंकि ये और ये रिंग एक जैसा है तो दोनों मेटा कार्बन्स जो हैं वो एक जैसे होंगे। ये पैरा कार्बन है पांचवा, ये पैरा कार्बन है पांचवा। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल सममित है, ये और ये रिंग एक जैसे हैं, तो ये पांचवें कार्बन एक जैसे होंगे। इस तरह से हमने देखा कि हमने सभी जो कार्बन आइटम्स उनको मार्क कर दिया है। तो हम देखते हैं कि कुल बस 5 प्रकार के इसमें कार्बन आइटम हैं। तो ये जो है 5 NMR संकेत देगा 13C में। तो ये इसका हल हुआ, बहुत आसान, कोई डेटा की भी अपने को ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने इसको हल भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑब्जर्व्ड इन द 13C NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, के निम्नलिखित यौगिक में जो 13C NMR स्पेक्ट्रम में जो प्रेक्षित सिग्नलों की संख्या क्या होगी। इसमें भी वही स्थिति है, अपने को सिर्फ मार्क करने होते हैं कि अलग अलग जो कार्बन हैं, अलग अलग एटम हैं, उनको हम अलग अलग नंबरों से मार्क कर दें और कितने नंबर तक आखिर में पहुंचते हैं वो नंबर सिग्नल की जो है नंबर ऑफ सिग्नल का आंसर होगा। अब इसमें देखिए जो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ब्रिज से। एक ये ब्रिज्ड कंपाउंड है और ब्रिज हेड से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ इसको 1 दिया, इसके बराबर दूसरा कोई एटम इसमें नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये भी तो ब्रिज है, लेकिन ये ब्रिज होने के बावजूद इसके बराबर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इस ब्रिज के साथ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, जबकि इस ब्रिज के साथ CH2 है। तो यानी ये दोनों ब्रिज अलग अलग हैं। तो ये यहाँ हमने 1 से शुरू किया, 1 से जो जुड़ता हुआ पहला कार्बन C डबल बॉन्ड O है, इधर भी C डबल बॉन्ड O है, इसलिए दोनों समान समान हुए। आप पूछ सकते हैं कि क्यों हुए? क्योंकि इस C डबल बॉन्ड O के एक साइड तो ये ब्रिज है जो दोनों में कॉमन है
और दूसरी साइड में ये CH2 है, और इसके लिए भी दूसरी साइड में ये वाला CH2 है। तो दोनों ये समान हो गए। या फिर आप उसको ना गिनना चाहें तो आप इसको भी गिन सकते हैं। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो ये देखिए यहाँ पर ये CH2 है, ये दोनों ये CH2 और ये CH2, तो दोनों का वातावरण एक जैसा हुआ, इसलिए ये दोनों कार्बोनाइल ग्रुप एक समान हो गए। तो इनको हमने मार्क किया 2 से। उसके बाद आए हैं हम 3 पे। 3 CH2 है और ये CH2 दोनों एक समान है। क्यों? क्योंकि दोनों की एक तरफ तो ये ब्रिज है 4 नंबर का, और दूसरी तरफ है C+O। दोनों समान वातावरण में हैं, तो इसीलिए ये तीसरा नंबर। उसके बाद आते हैं हम ब्रिज पे। ये चौथा ब्रिज है, इसके समान चौथा कार्बन है और चौथे प्रकार का कार्बन है, और इसके समान दूसरा कोई भी एटम इस मॉलिक्यूल में नहीं है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ से, यहाँ ये पांचवा कार्बन है। पांचवा और छठे कार्बन के बारे में कुछ अगर आपको डाउट है तो देख लीजिए कि पांचवा कार्बन के एक साइड एक ब्रिज है, और उसके आगे जाके CH3 है, सॉरी CH2 है, और ये जो छठा कार्बन है उसके इधर जाके ब्रिज है, और आगे जाके C+O है। एक बार और देख लीजिए, ये पांचवा कार्बन, उसके एक साइड में ब्रिज, आगे CH2, ये छठा कार्बन, आगे जाके ब्रिज, आगे CO। तो यहाँ दोनों में एक दूसरे में भिन्नता आ गई। और इसके अलावा भी आप कह सकते हैं यहाँ भी CH2 है और यहाँ CO है, तो इन दोनों पोजीशन पे इसके लिए और इसके लिए भिन्न इलेक्ट्रॉनिक वातावरण है। जो यहाँ CH2 है उसके लिए यहाँ CH2 और CH2 है, जबकि इस वाले छठे CH2 के लिए यहाँ पर CO और यहाँ पर CO है। तो इसलिए उसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा और इसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा और मैग्नेटिक जो एनवायरनमेंट होगा वो एक दूसरे से भिन्न है, तो इनकी प्रकृति अपने आप अलग हो जाएगी। तो कुल जो विभिन्न प्रकार के कार्बन हुए वो हुए 6। इसमें देखिए आपने कोई भी स्पेक्ट्रल डेटा को याद नहीं किया, आपने सिर्फ एक लॉजिकल और जो नंबरिंग का जो तरीका है और समीपता जो फाइंड करनी होती है, देखनी होती है, सिर्फ उसके ज़रिए से ही आपने संकेतों की संख्या निकाली। और 13C NMR की कोई गहरी बात या कोई प्रिंसिपल का आपने इसमें कोई इस्तेमाल नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है इस तरह के छोटे क्वेश्चंस आप बिना घबराए आराम से कर सकते हैं, बिना 13C NMR की पूरी थ्योरी जाने हुए। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसमें जो मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, मतलब ये 3 यौगिक दिए हुए हैं और उनके ये 3 वैल्यूज़ दिए हुए हैं, और फिर हमें पूछा गया है कि भाई कौन सा किसके साथ है। तो ये देखें कि जो सबसे बड़ी बात अपने को ध्यान रखनी है इसमें वैल्यूज़ वाला हिस्सा जो कॉपी में आपने लिखा था उसको खोलें, और खोल कर आप देखें कि 1865 कहाँ पर था। आपको ध्यान होगा कि एनहाइड्राइट में था, तो यानी थर्ड के साथ A होना चाहिए। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि C+O जो है वो 5 मेंबर रिंग के लिए कहाँ पर है। C+O 5 मेंबर रिंग के लिए जो है वो 1745 होता है। तो 1 के लिए C कहाँ पर है, 1 के लिए C यहाँ पर है, और थर्ड के लिए ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो ये जो हैं तीनों वैल्यूज़ डायरेक्टली आपको ध्यान में रहें तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। वेरी इजी। आइए देखते हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बड़ा है, 4 मार्क्स का है, घबराइएगा नहीं, बहुत इजी है ये, और देखकर आपको एकदम फट से आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसका जो 1H NMR डेटा उन्होंने दे रखी है, कोई यूवी नहीं, कोई कुछ नहीं, और आप इसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि चारों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो है आपको दे रखे हैं। देखिए जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसमें अगर पैरा सब्स्टिट्यूशन होता है, पैरा पे अगर 2 डाई सब्स्टिट्यूशन है
तो 6 से लेकर 8 की रेंज में 2 डबलेट मिलेंगे। इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। 2 डबलेट हर हालत में मिलेंगे और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही इस तरह के बेंजीन रिंग के क्वेश्चन दिए हुए हों, सबसे पहले अपने को देखना है कि पैरा सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, फिर आगे की बात करेंगे। तो यहाँ इसको मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया है। मैं इसको डिलीट करती हूँ। तो देखिए हम देख रहे हैं 1H NMR, ये जो संख्या है इसको इग्नोर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर डेटा जो आपको दी जाती है उसको उस पर आपको ध्यान देना है और वो यूज़फुल भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए कि 7.38 और 7.25 ये डबलेट, ये डबलेट, तो यानी 6 से 8 के बीच में 2 डबलेट आ गए, यानी पैरा आइसोमर की बात कर रहे हैं। हम इन सारे एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पैरा आइसोमर जैसे ही आया उसका मतलब ये तो मेटा है, इसको कर दिया क्रॉस, इसकी कोई संभावना नहीं है। सो इसको फर्स्ट इसको क्रॉस कर दिया। 1 से लेकर 3 में हमारा आंसर आएगा। अब हम ये देखिए, ये दोनों इनका निपटारा तो हो गया बेंजीन रिंग की वजह के कारण। जो है बेंजीन रिंग के जो प्रोटॉन्स हैं वो ये दे रहे हैं। बाकी बचा एक वैल्यू 1.29, ये लिखा हुआ है एस, एस यानी सिंगलेट, ये एकक, ठीक है। एकक यानी उसके निकटवर्ती जो कार्बन पे कोई भी उसको ज्ञान देने वाला, उसके मतांतर करने वाला कोई नहीं है, यानी कोई साथी आसपास नहीं है, यानी n = 0। पड़ोसी कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए वो सिंगलेट आ रहा है। दोबारा, क्यों ये सिंगलेट है, यानी निकटवर्ती कार्बन पर नेबरिंग हाइड्रोजन की संख्या 0 है, तो संकेत 1 आएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले इसको देखते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ देखिए एक और चीज़ आप बता दीजिए। देखिए ये एरोमेटिक प्रोटॉन हो गया और उसके बाद सिर्फ एक ही प्रकार का सिग्नल है, अलग सिग्नल नहीं है, वो भी सिंगलेट है। तो उसका मतलब कि एक ही प्रकार का प्रोटॉन और होना चाहिए। इसको देखें तो इसमें एक ही प्रकार के प्रोटॉन है। अब ये कैसे? क्योंकि ये C और C के ऊपर 3 CH3 जुड़े हुए हैं। C का एक बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए C के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ये तीनों मिथाइल ग्रुप, और वो बाकी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये भी CH3 CH3 CH3, और ये आपस में इस पे इसके नेबर पे कोई हाइड्रोजन नहीं, सारे सिंगलेट देंगे। और ये तीनों CH3 एक समान है क्योंकि उनका वातावरण एक है। ये सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन हो सकती है, और वो तीनों के तीनों का वातावरण एक जैसा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक CH3 ये, एक CH3 ए, लेकिन इन CH3 के साथ वाले कार्बन पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक CH3 है लेकिन इसके साथ वाले कार्बन पर एरोमेटिक रिंग है। तो ये CH3 और ये दोनों CH3 एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि एक के पास तो ब्रोमो है, इनके पास ब्रोमो है, और इसके पास रिंग है। ये 2 सिग्नल देंगे। तो यहाँ तो हमें सिर्फ एक ही मिला है सिग्नल, तो ये भी हुआ खारिज। इसको अगर देखें, पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, ये दोनों CH3 हैं, और इन दोनों CH3 के इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन्स को लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अगर ये हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन है, यानी ये जो CH3 है अलग विपाटित देगा, संकेत डबलेट देगा, ये भी डबलेट देगा, और दूसरी बात ये अलग से अपना संकेत देगा। तो ये दोनों एक संकेत देंगे, ये दूसरा संकेत देगा, और यहाँ पर एक CH2 है जो ब्रोमीन से जुड़ा हुआ, तीसरा संकेत देगा। यानी एक संकेत जो यहाँ बचा पड़ा है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसको, इसकी संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए 3 और NMR संकेत की आवश्यकता है। अगर ये बात है तो उसका मतलब ये संरचना भी नहीं हो सकती, और ये मेटा है, नहीं हो सकता। बचा ये, केवल ये। और क्योंकि इसके तीनों प्रोटॉन्स तीनों CH3 एक समान है, निकटवर्ती कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 0 है, तो सिंगलेट ही देगा।
अपने को वैल्यू से भी कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ सिर्फ रेंज से लेना देना था। बस इतनी आसानी से आप इसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक 31P 1H NMR का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है कि सैटेलाइट शिखरों के साथ एक और संकेत समाविष्ट है। क्या वो ट्रिपलेट है, क्या वो डबलेट है, सिंगलेट है या क्वार्टेट है या क्या है? देखिए, इतनी भारी भारी जो बातों के बीच में आपको कोई आने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए 31P जो 1H NMR है, और क्योंकि इन्होंने एकदम उल्लेख कर रखा है सिस प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें बहुत आसान है। सिस है यानी वो सिमेट्रिक है, और ये फास्फोरस और ये फास्फोरस एक जैसे हैं। एक चीज़ जो ये है, देखिए ये पेज नंबर 299 TN सत्यनारायण की जो मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की किताब है, उसमें ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं। और इसमें देखें कि जो 1H NMR है वो हाइड्रोजन इसके साथ डी कपल्ड है। सैटेलाइट का क्या अर्थ है? सैटेलाइट है छोटे छोटे पीक्स जो आते हैं प्लैटिनम और फास्फोरस के इंटरेक्शन के द्वारा। उसको हमें पता करना नहीं है, हमें पता करना है जो ये कि इन्होंने पूछा सीधे सीधे है कि 31P का मेन सिग्नल कौन सा है। ये इस क्वेश्चन का जो असली बात है इसके अंदर, कि ये सारी जो है घुमा फिरा के बात कही गई है। आपको सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना है 31P के कितने संकेत आएंगे। 31P जितने अलग अलग होंगे उतने ही तो आएंगे। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें कि 31P तो जो है एक ही प्रकार का है, क्योंकि ये सिमित है। इसको यहाँ से अगर आप लाइन खींचे इस कॉम्प्लेक्स में, एक हाफ दूसरे हाफ के बराबर है। 1/2 इज़ इक्वल टू द अदर हाफ। तो ये फास्फोरस इस वाले फास्फोरस के बराबर है, सिंगलेट देगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति, दोनों का नेचर, दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री, दोनों का केमिकल नेचर एक समान है, तो वो एक ही सिग्नल देंगे और कुछ नहीं। तो आंसर इज सिंगलेट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप देखो कितने फट से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 4 मार्क्स के लिए दोबारा, और ये थोड़ा सा बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बहुत आसान है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड डिस्प्लेइंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल डेटा। तो वो फाइंड कीजिए कि ये सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और संरचना कौन सी है इसके अंदर। देखिए, MCQs में जो है सबसे अच्छी बात ये होती है कि संभावनाएं दी हुई होती हैं। तकलीफ़ तब आती है जब हम लैब में बैठ के इन सब कामों को कर रहे होते हैं और हम एकदम अंधेरे में अपने जो तीर मार रहे होते हैं। तो लैब के काम से ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो काफ़ी इजी होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल डेटा, IR स्पेक्ट्रम जो है 1720 पे आप देख सकते हैं कि आपको बताया था कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, और इसीलिए उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का जो डेटा है वो 1740 से लेके 1715 तक है। अब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर की बात क्यों कही गई, ये देख लें कि देखिए ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, बस ये एस्टर नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर ये है, ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर नहीं है, क्योंकि इसके C डबल बॉन्ड O के साथ संयुग्मन नहीं है। और उसी तरह से यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O के साथ संयुग्मन नहीं है। जहाँ C डबल बॉन्ड O के साथ संयुग्मित द्विबंध है वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर कहा जाएगा। ठीक, एक तो ये बात हमने अपने दिमाग में रख ली कि ये इसका रेंज होता है। फिर आप इसमें देखिए डेटा कैसे दी गई है। इसमें देखिए दिया है 6.2 पे ब्रॉड, BR मतलब ब्रॉड या चौड़ा, सिंगलेट यानी निकटवर्ती कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं और एक हाइड्रोजन। उधर दिया हुआ है 5.5 पे ब्रॉड, चौड़ा, सिंगलेट, एक हाइड्रोजन, यानी निकटवर्ती कार्बन पर सिंगलेट है तो निकटवर्ती कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं। ये दरअसल ये CH2 डबल बॉन्ड C की इन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, और इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है।
तो इस तरह के जो सिचुएशन होते हैं उसमें ये डेटा आती है, क्योंकि इस जो निकटवर्ती कार्बन है उसके यहाँ एक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ दूसरा ग्रुप अगर लगा हुआ है, तो ये दोनों जो हाइड्रोजन हैं वो एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। चलिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। CH एंड H, यहाँ अगर एक H है, यहाँ दूसरा H है, और यहाँ एक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, या X और Y। तो ये हाइड्रोजन के पास X और ये इस हाइड्रोजन के पास Y अगर ऐसा हो जाता है, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो यहाँ है वो एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। तो ये उससे रिलेटेड है, उससे कुछ खास हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके पर न ध्यान दें। बस जनरल एक इन्फॉर्मेशन के लिए, स्ट्रक्चर सॉल्विंग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं बन पड़ रहा है वो। 4.2 में क्वार्टेट है, और ये है 2 हाइड्रोजन के लिए। 2 हाइड्रोजन के लिए क्वार्टेट CH2, ये CH2 की बात कर रहे हैं। CH2 में 4.2 अगर आ रहा है और क्वार्टेट है, क्वार्टेट यानी 4 संकेतों में बटा हुआ। 4 संकेत यानी नेबरिंग कार्बन, निकटवर्ती कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या है 4 से 1 कम 3, यानी ऐसा CH2 जो कि CH3 से बंधा हुआ है एक तरफ हर हालत में। तो CH2 से बंधा हुआ है, CH2 से बॉन्डेड है, यानी हम बात कर रहे हैं CH2 और CH3 वाले प्रोटॉन की। इस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं जो कि निकटवर्ती 3 हाइड्रोजन के साथ है, इसलिए क्वार्टेट दे रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू है 4.2। इट इज़ वेरी हाई। तो हाई है उसका मतलब ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हम वो ढूंढते हैं जिसमें CH2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। उसमें ये हो गया क्रॉस, इसमें ये हो गया क्रॉस, बचे ये दोनों को क्रॉस कर देती हूँ, बचे ये और ये। तो इसकी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन है। नेक्स्ट देखें कि एक 3 हाइड्रोजन का एक एकक है, सिंगलेट है, जो 2.0 पे आ रहा है। तो 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट है जो 2 पे आ रहा है, तो उसका मतलब वो C++ या किसी और फंक्शनल ग्रुप से बंधा हुआ है। और एक 1.1 ट्रिपलेट है, 1.1 पे ट्रिपलेट है। देखिए इसको तो मैं क्रॉस कर देती हूँ और फिर मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। 1.1 पे ट्रिपलेट है, तो ये नॉर्मल ट्रिपलेट है, यानी उसके ये ट्रिपलेट 3 हाइड्रोजन का, यानी CH3 प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और ट्रिपलेट है यानी उसके साथ में कोई CH2 जुड़ा हुआ है। 2 हाइड्रोजन निकटवर्ती कार्बन पे हैं, इसीलिए वह ट्रिपलेट का संकेत दे रहा है। ये बात जो अगर हो जाती है तो उसका मतलब जो है ये CH3 CH2 के साथ बॉन्डेड है। तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है इस वाले संकेत में। इसको 2.0 वाले जो CH3 को हम एक्सप्लेन तभी कर सकते हैं जबकि वो C++ से बंधा हुआ हो। देखिए C++ पर अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो ही ये संकेत आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं। इसकी वैल्यू और ज़्यादा आएगी अगर 2.0 से इसकी नेबरिंग में, इस CH3 के नेबरिंग में C++ है, तो इसलिए एक तो यहाँ पर ये सिंगलेट तो देगा, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसकी वजह से इस CH3 का जो वैल्यू आएगा केमिकल शिफ्ट का, वो 2.0 पे नहीं आएगा। ये 2.0 पे तभी आएगा जब वो C++ से जुड़ा हुआ हो। ये एक अभिलाक्षणिक गुण है, इसका ध्यान रखिएगा। और तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि जो है ये क्रॉस, ये क्रॉस, और ये एस्टर भी नहीं है। एस्टर में 1740 से लेके 1715 तक है, देखिए वैल्यू, जो कि 1720 उसी रेंज में आके पड़ता है, जबकि ये एक एस्टर का जो फ्रीक्वेंसी है, वो एब्जॉर्प्शन है, वो सपोर्ट नहीं करता। एक बार को आप डाउट में पढ़ सकते हैं कि ये वाला CH3 है कि ये वाला CH3 है, लेकिन उस डाउट को क्लियर करने के लिए जो सहायक है वो ये वैल्यू है, जो कि
1740 से 1750 के बीच में है। कुल मिला के आंसर इसका ये हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्शियल स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा इज गिवन बिलो फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कुछ डेटा दी रखी है, उसको पढ़ते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और इसमें देखें कि जैसे देखते कार्बोनाइल कंपाउंड है, और सबसे पहले हम पहला डेटा देखते हैं कि 4 सिग्नल हैं 120 से लेके 120 से लेके 150 के बीच में 13C NMR स्पेक्ट्रम में। तो 4 सिग्नल है, यानी एरोमेटिक प्रोटॉन की 4 एरोमेटिक प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो वो तो हमें ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि चारों के चारों जो है वो एरोमेटिक ही हैं। तो ये खास फ़ायदेमंद जो डेटा इन्होंने नहीं दी है हमको। दूसरा है, इन्होंने कहा 2 डबलेट्स बिटवीन 6.8 एंड 8.5। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। इम्पॉर्टेंट डेटा किस लिए है? क्योंकि हम देख रहे हैं 6 से लेके 8 वाली रेंज के अंदर 2 डबलेट्स हैं जो कि पैरा सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन रिंग में पैरा सब्स्टिट्यूशन की ओर संकेत देते हैं। तो पहला काम ये है, पैरा के अलावा सबको रिजेक्ट कर दो। तो देखते हैं, ये ऑर्थो है, क्रॉस, ये मेटा है, क्रॉस। तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इन्होंने क्या दिया है? एन एब्जॉर्प्शन बैंड एट 1724 पे इन्होंने एब्जॉर्प्शन बैंड दिया है। हम एरोमेटिक एस्टर की बात कर रहे हैं। हमने जब आप आईआर के डेटा खोलकर देखिए कि आईआर के डेटा में आप देखेंगे अगर एरोमेटिक एस्टर है उसकी वैल्यू होती है कम और एलिफेटिक एस्टर की वैल्यू होती है ज़्यादा। यहाँ पर मैंने दोबारा लिख रखा है, आप देख लीजिए। देखिए एरोमेटिक एस्टर की 1740 से 1725 जो कि कम रेंज है, और एलिफेटिक एस्टर जो है 1750 से 1735। तो ये 1724 यानी एरोमेटिक एस्टर। एरोमेटिक एस्टर यानी सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी ये एलिफेटिक एस्टर है, खारिज। और ये जो है सी डबल बॉन्ड ओ एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आंसर वेरी इजी। देखिए इतने सारे डेटा के बाद भी आपको ऐसा लग रहा होगा कितने आसानी से भी हो सकता है क्या? थोड़ी सी हिम्मत रखिए, डेटा अपने पास रखिए और प्रैक्टिस करते जाइए। आपको नंबर जो है फटाफट आते जाएंगे एग्जामिनेशन में। एक चीज़ और आपने देख ली होगी कि सारी की सारी थ्योरी जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डेटा अगर हो और आपके पास ट्रिक हो तो आप आंसर को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। स्पेक्ट्रल डेटा 4 मार्क्स का है। इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले देख लेते हैं कि एक मास इन्होंने दे रखा है हमारे पास, और इन्होंने दे रखा है 1H NMR की डेटा। 1H NMR में जो सबसे पहली हमारी नज़र पड़नी चाहिए वो है एरोमेटिक रेंज। ये देखिए, ये डबलेट दिया हुआ है, यहाँ पर भी डबलेट दिया हुआ है। तो 6 से 8 की रेंज में 2 डबलेट है, खुशी की बात है। उसका मतलब पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग है। पैरा के अलावा जो भी है उसको खारिज कर दें। तो ये ऑर्थो है, क्रॉस, ये मेटा है, क्रॉस। बचे ये दोनों, इन दोनों के ऊपर हम अपना फोकस रखेंगे। इसमें देखिए कि बाद में इन्होंने और क्या बोला हुआ है कि ये 4.3 पे दो हाइड्रोजन का 4.3 पे क्वार्टेट है। ठीक है, तो क्वार्टेट यानी निकटवर्ती कार्बन पर 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो निकटवर्ती कार्बन पर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हैं, हाँ यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी निकटवर्ती कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं, यानी ये दोनों की बात सिग्नल में कही जा रही है। फिर उन्होंने दिया हुआ है कि 4.0 पे 2 हाइड्रोजन का ब्रॉड सिग्नल है। तो ये 2 हाइड्रोजन है और ये सिंगलेट है, और इनके निकटवर्ती कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। तो उसका मतलब ये जो बाद की जो डेटा है वो हमारे कोई ख़ास काम की नहीं है आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि दोनों के लिए वो समान आ रही है, दोनों के लिए वो समान, लगभग समान रीडिंग दे रही है। आइए देखते हैं कि इसके अलावा देखें कि 1.4 पे जो है ट्रिपलेट है, और वो 3 हाइड्रोजन के द्वारा दिया जा रहा है।
तो 1.4 पे ट्रिपलेट है, 3 हाइड्रोजन के द्वारा दिया जा रहा है, तो उसका मतलब ट्रिपलेट यानी साथ वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये साथ वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसकी बात की जा रही है। खास फर्क नहीं पड़ा आंसर निकालने में। अब आते हैं हम मास पर। तो यानी यहाँ तक जो डेटा था वो हमारे यूज़ का है, आगे का डेटा हमें खास मदद नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए मास इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। देखिए मास में जो हम जानते हैं कि एस्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था और देखा था कि M-45 पे पीक आती है। M-45 अगर इसमें से हमने कर लिया तो 120, यानी 120 पे पीक है, एस्टर है। उसके बाद हमने और देखा कि M-73 पे भी एक पीक आती है और वो 92 है, यानी ये एस्टर है ना कि एमाइड। ये कंफर्म हो गया। एक और चीज़ आप देख लीजिए कि जो 73 है वो COOC2H5 के टूटने पर है, या फिर COOC2H5 का वेट एम्बाइजर वैल्यू है ये, तो वो अगर निकाल देते हैं 165 से टोटल वेट में से, तो बचता है 92। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि 73 और 92 को अगर आप जोड़ें, दोनों को ऐड करें, तो 165 मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 92 इसमें से निकला, यानी 73 का लॉस हुआ, या ये जो 92 है वो C6H5NH2 की वजह से है, यानी ये है 92, ये है 73, दिस इज़ 92। तो उसका मतलब मास से हम सीधे सीधे इसके स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं। तो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये वाला ऑप्शन है इसका है आंसर। तो देखिए काफ़ी इजी था। उम्मीद है आज के जो एग्जांपल्स हैं आपको समझ में आए होंगे, और आगे आगे और भी आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्विंग में मैं आपकी मदद करती जाऊंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आपको समझ में आई है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान सुधा के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।